एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे। जब मुज़ाकरात हो ही रहे हैं, MOU साइन हो ही रहा है, तो इसके साथ साथ पाकिस्तान भी अपना केस उम्दा तरीके से पेश कर सकता है और यकीनी तौर पर इस मरहले के बाद पाकिस्तान के लिए भी खुशाइन खबर होनी चाहिए कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है उसको भी मुकम्मल होना चाहिए, जो कि हम यकीनी तौर पर IMF के साथ साथ अमेरिका की भी पाबंदियां थीं। उससे हटकर जब अमेरिका हिंदुस्तान जैसे मुल्क को इजाज़त दे देता है कि आप ईरान से तेल भी खरीदें, ईरान में जो है बंदरगाह पे जो है काम भी करें और उसके साथ साथ रूस से भी तेल खरीदें, तो पाकिस्तान ही क्यों नहीं कि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई फ़ैसला होना चाहिए। डॉक्टर रिजवान, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि लगे हाथों ये अपना भी जो है मुकदमा और अपना केस इसके बाद पेश करना चाहिए था, ख़ास तौर पर आलमी बरादरी और ख़ास तौर पर US के सामने। अब पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो अपना किरदार अदा करना था पूरी दुनिया के सामने आया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है पार्टीज की, दोनों जो MOU साइन करने जा रहे हैं, कि वो पाकिस्तान के किरदार को सराहें जिसने ये प्रोसेस शुरू किया, दोनों को बिठाया इकट्ठे। ये मैं समझता हूँ ये 79 के बाद पहला वक्त था कि डायरेक्ट ऑलमोस्ट निगोशिएशंस हुए, और उसके बाद अब जब वो जा रहे हैं MOU साइन करने, चाहे वो जनीवा में हो रहा है, पाकिस्तान को क्रेडिट एक्नॉलेज किया जाना चाहिए बाय द अमेरिकन लीडरशिप एंड बाय द इरानियन लीडरशिप, जो कि मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक एथिक्स भी हैं। अब रही दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान जो गैस पाइपलाइन है, वो अगर तो ये सैंक्शंस हट जाती हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान में जो गैस का इस टाइम एनर्जी का, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी रिडंडेंट हो ताकि हमारे हाउस होल्ड के अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिले। तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा अगर वो सैंक्शन जैसे कि अभी सो फार दोनों पार्टीज ने उन्हें बिल्कुल ऑब्वियसली शेयर नहीं किया मीडिया के साथ, लेकिन मैं पर्सनली देखता हूं कि अमेरिका फेज बाय फेज, वन बाय वन सैंक्शंस हटाएगा। तीसरी बात यह कि अमेरिका की शुरू से एक बायस्ड पॉलिसी रही है, 123 एग्रीमेंट जिसे इंडो US न्यूक्लियर सिविल डील भी कहते हैं, 2005 में अमेरिका ने इंडिया को दे दी, पाकिस्तान को नहीं दी, बिकॉज ऑफ इंडिया ने भी NPT और CTBT साइन नहीं किया, लेकिन उनको इसलिए दे दी कि वहां पे मनमोहन सिंह थे, जॉर्ज W बुश थे, आपस की दोस्ती और मोहब्बत, सिर्फ ये कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा और पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। मैं समझता हूं अमेरिका को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका का आज भी नॉन नेटो एलाय है, और अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जो अदर नॉन नेटो एलाय को देता है। और यहाँ पे आप कह रहे हैं ना एक्नॉलेजमेंट देना, मैं कहता हूँ एक्नॉलेजमेंट से भी ज्यादा पाकिस्तान की इसमें तारीफ की जानी चाहिए कि क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। और हमेशा हमेशा उस, मैं ये डिप्लोमेटिक एथिक्स को बड़ा रिगार्ड करता हूँ कि दुनिया में हेड ऑफ द स्टेट्स इस चीज को बिल्कुल सामने रखते हैं कि कहीं कहीं किसी का क्रेडिट ओमिट ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ अब जो डील जब साइन होगी, एग्रीमेंट MOU साइन होगा, उसमें मैं आई एम वेरी 100% एक्सपेक्टिंग एंड श्योर कि पाकिस्तान को क्रेडिट दिया जाएगा। और इंशाल्लाह मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की लीडरशिप को, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को, दोनों को इनवाइट भी किया जाएगा ताकि वो इस चीज का हिस्सा प्रॉपर वंस अगेन बन जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब में आऊँगा। डॉक्टर साहब, अगर बात हो ईरान की, तो ईरान की सरजमीन से अब यकीनी तौर पर जो भी सूरत हाल है, मगर पाकिस्तान डे फर्स्ट से एक मौक़िफ़ अपना के ईरान के साथ खड़ा रहा और ईरान का मुकदमा एक वकील की हैसियत से, एक अच्छे पड़ोसियों के होने के नाते उन्होंने बड़ा उम्दा तरीके से लड़ा। जिस तरह से अब डॉक्टर रिजवान भी कह रहे थे कि अब दोनों फ़रीक़ैन पे हैं कि वो पाकिस्तान को किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं और पाकिस्तान से कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। ईरान जो है, पाकिस्तान की जो खदमात है ईरान के लिए, वो सिर्फ इस 40 रोज़ा जंग या पिछले जो 12 रोज़ा जंग की उसमें सिर्फ कदर नहीं करता, बल्कि शुरू इनकलाब से लेकर अब तक, क्योंकि ईरान वो मुल्क, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने ईरान को सबसे पहले तस्लीम किया तो इनकलाब के बाद। तो इस हवाले से इनकलाबी जो यहाँ पर तबका है, हुकूमती तबका है, सियासी तबका कह लें, या आप आवाम को देख लें, आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ भी देखी होंगी जब आवाम सड़कों पर थी, तो इन्होंने तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए, पाकिस्तान के झंडे उठाए रखे अपने लिए, खासतौर पर जब कालीबाग और कराची इस्लामाबाद की विजिट कर रहे थे। तो ईरान के लिए और खासतौर पर ये बहुत खुशाइन बात थी शुरू से है कि इस्लामाबाद में टॉक्स होने जा रहे हैं, और इस्लामाबाद जो है
हमारे लिए एक अमन का गहवारा बन रहा है इस जंग की सूरत में। लेकिन लम्हे फ़िक्रिया तो यहाँ पर है कि वो इसराइल जो अगर 2 हफ्ते और जंग चलती तो शायद इस वक़्त सफ़े हस्ती पे ना होता दुनिया की, या उसके जो है कोई मंज़रनामा ना होता। उसको तो बचाया पाकिस्तान ने टॉस के ज़रिए से। अमेरिका जो अपने आर्मी के लिए शेल्टर ढूंढ रही थी, उसके लिए भी तो पाकिस्तान शेल्टर बना है। तो क्या वाक़ईन पाकिस्तान के लिए अमेरिका की जानिब से कोई इस तरह का कोई ट्रीटमेंट मिलेगा जिस तरह डॉक्टर रिज़वान साहब बता रहे हैं? तो मुझे तो तारीख जब मैं देखता हूँ तो जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और उसके बाद जो पाकिस्तान को नुकसानात उठाने पड़े, खासतौर पर 9/11 के बाद और ये वॉर ऑफ टेरर में खासतौर पर जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी और उसके बाद बिल्कुल। जो अमेरिका की जानिब से और खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड की जानिब से पाकिस्तान के साथ ट्रीट किया गया, इस हवाले से मैं काफ़ी परेशान हूँ। और इस हवाले से जो है ये देखना है कि आइंदा भी क्या पाकिस्तान से मज़ीद डू मोर का मुतालबा किया जाएगा? क्या वाक़ईन पाकिस्तान से और भी ज़्यादा जो है खून का बहा जो है तलब किया जाएगा और खून की जो है कुर्बानियाँ जो है माँगी जाएँगी? या जो है इस पर पाकिस्तान के मसाइल को हल किया जाएगा और पाकिस्तान को ये आज़ाद ख़ारिजा पॉलिसी पर अपने अमल करते हुए जो अपने मुआहदे हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह आपने अभी ज़िक्र किया, गैस पाइपलाइन एक अहम मुआहदा है जिसमें पाकिस्तान को रोज़ ईरान की जानिब से जो है मुआहदे के तहत जो है फाइन हो रहे हैं और चार्जेस हो रहे हैं पाकिस्तान पर। तो क्या वाक़ई पाकिस्तान इन चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं करेगा, ये लम्हे फ़िक्री। मगर सर इसके हटके अगर एमओयू साइन होता है जो कि 19 तारीख बरोज़ जुम्मा तय पाया है, तो उसके बाद आप समझते हैं कि ईरान तो कितनी पाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता, जिससे डॉक्टर रिजवान ने भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता उठेंगी, ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर जो आपकी डिमांड है, आपसे मुराद ईरान की जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म की जाएं और पाबंदियाँ, और ईरान को कहा कि जी ठीक है आपको पूरी दुनिया में फ्री एक्सेस है, फ्री जोन है, आप आएँ जाएँ, वीज़ा में नरमी है, कारोबार में नरमी है, आप अपना पेट्रोल दुनिया को भेजें। तो क्या समझते हैं कि अगरचे आहिस्ता आहिस्ता भी उठती हैं और कुछ नरमी होती है, तो ईरान कहाँ होगा, किस डगर पे होगा, उसकी तरक्की का, उसके हेल्थ का, एजुकेशन का, रास्तों का? वैसे तो हमने देखा है ईरान निस्बतन एशिया में सबसे ज़्यादा डेवलप मुल्क है देखा जाए तो अभी भी। जी देखें, इस हवाले से जिस तरह हमारे एक जो अभी अजीज मेहमान ने ये जिक्र किया कि अमेरिका जो है सीधे सही ईरान को तस्लीम नहीं करता, एक्सेप्टेबल नहीं है उनको ईरान इसराइल के लिए या अमेरिका के लिए या वेस्टर्न जो भी वो कल्चर आप उसको कहें, उनके लिए जो है ईरानी जो है वो इनको नहीं भाते, एक आंख भी नहीं भाते। तो ये कहना कि एमओयू साइन होने के बाद सब कुछ जो है दोबारा गुल्लो बुलबुल हो जाएगा, पाबंदियां हट जाएंगी, ईरान जो है एक पेशरफ्ता मुल्क की तरफ जो है वो तरक्की का सफर अपना शुरू करेगा, तो ये मेरे ख्याल से खबर तो यही है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर नजरिया ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका का एक पूरा हिस्ट्री है, अमेरिका की एक हिस्ट्री है, आप देख लें इसराइल की हिस्ट्री है, आप उन्होंने किन किन के साथ मुआहिदात किए, फिर उस पर किस तरह अमल किया। लीबिया हमारे सामने है, कज़ाफ़ी हमारे सामने है, सद्दाम हमारे सामने है, इस तरह के और भी जितने भी, आप इराक का हाल देख लें, आप अफगानिस्तान का खुद हाल देख लें कि जहां जहां अमेरिका ने कदम रखी उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो अमेरिका की जबान का कोई भरोसा नहीं। जो ईरान ने अभी तक ताकुल का शिकार हुआ मुज़ाकरात में भी, वो भी इसी वजह से था कि कौन गारंटर बनेगा, कौन गारंटी देगा कि जो अमेरिका कह रहा है उस पर पाबंद रहेगा। वो अभी भी वो सवाल उस जगह पर बाकी है, किसी ने गारंटी नहीं दी, किसी ने जमानत नहीं दी और इस पर अमल होते हुए दिख भी नहीं रहा और अमल कर भी नहीं सकता अमेरिका। जिस दलाइल पर, मैं ज्यादा तोज़ी नहीं देना चाहता, जिस दलाइल पर ओबामा के साथ जो ईरान ने डील की थी वो अमली नहीं हुई और उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में आकर फाड़ करके रद्दी की। बिल्कुल, मेरा सवाल यही था अगला डॉक्टर रिजवान से। मुझे नहीं लगता कि जी, आपको नहीं लग रहा डॉक्टर रिजवान साहब, ये भी तो तय है कि अमेरिका की मुसलसल ईरान के लिए पॉलिसियां जो हैं, जो भी प्रेसिडेंट आया है उसकी जो है तरजीह डिफरेंट रही है, पॉलिसीज़ में उनका नुक्ता नज़र अलग रहा है। ट्रम्प आया तो उनकी अपनी थी, जो बाइडेन की अपनी थी, फिर ओबामा ने जो बातचीत की उसकी अपनी थी। तो ये जो प्रेसिडेंटशिप है यूएस की, उनकी तरजीहात में फौरी तौर पर जो है चेंजिंग का आना, ये क्या मकसद है? या फिर कहा जाए कि उनकी तरजीह नहीं मगर तरजीह होती है तल अबीब की या फिर इसराइल की, कि वो जो चाहेंगे वही डीसी करेगा? गौरी साहब, एक चीज़ को तो अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, जब से ईरान में रेवोल्यूशन आया है 79 से, अमेरिका ने तब से आज तक जितनी पाबंदियां लगाई, हर प्रेसिडेंट ने उसको सपोर्ट किया। ओबामा सिर्फ ये चाह रहे थे कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं ले रहा और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रमोट कर रहा है तो उसको डील दे दी जाए, ताकि वो अपनी
सेहत के शोबे में, वो ज़राअत के शोबे में, जहां जहां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो कर सके। वो बड़ी एक लॉजिकल डील थी और मेरा ख्याल है ट्रंप ने आंखों से फेंक दी। और मैं ये समझता हूँ अब इस वक्त अमेरिका में सबसे मजबूत लॉबी, पहले भी कही जाती थी यहूदी लॉबी, एपैक, आज भी एपैक है और आने वाले वक्त में ये तो साबित हो गया है कि एपैक ही चलेगी। लेकिन अब जो एक खुशाइंद बात है मैं समझता हूँ कि अमेरिका में बड़ा एक खास तौर पे पेंटागन ने अलार्म दिया है कि हमारे सीक्रेट जो है तल अवीव चुरा रहा है, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, यानी कि आपस का डिस्ट्रस्ट मोसाद और CIA का। मैं ये समझता हूं कि अब आने वाले वक्त में इसराइल, जब मुझे लगता है थोड़ा तनहा होगा, आने वाला प्रेसिडेंट सबसे पहले काम करेगा अमेरिकी अलाइज के ऊपर। अमेरिका आज बड़ा मुल्क है, दुनिया का पावरफुल मुल्क है, तो अपने इत्तेहादियों की वजह से, अगर वो ना होते तो अमेरिका खत्म हो चुका होता। वो सबसे पहले इत्तेहादियों पे काम करेंगे और जिस इत्तेहादी यानी कि इसराइल ने इस नहज पे पहुंचाया है तो उसको वापस उसकी औकात में डालेंगे, ये मैं समझता हूं। अगला आने वाला प्रेसिडेंट इस पे इलेक्शन लड़ेगा कि हम अपने जो दूसरे वेस्टर्न इत्तेहादी उस पर काम करेंगे और हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। वो जो ट्रम्प ने कहा ना अमेरिका फर्स्ट, वो मेरा ख्याल है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो है वो एक नया रीन्यूड स्लोगन आएगा। और ईरान को मैं समझता हूं अब आने वाले वक्त में ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो हमने पूरी डिस्कशन में नहीं किया। अब चाइनीज ने भी रोल प्ले किया है दोनों साइडों की, मैं समझता हूं कि उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए था। अब चाइना मिडिल ईस्ट में जो रोल प्ले करेगा, वहां के जितने ममालिक हैं, UAE है, कतर है, जॉर्डन है, जितने भी ममालिक हैं, उनको ये हो गया है कि अब सऊदी अरब सारे मिलकर। डॉक्टर रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर सालेह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। अब्दुल हमीद गुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आज तय है कि बात की उस तारीखी फैसले की जो होने जा रहा है, मगर तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये बात के अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलने का फैसला किया है और जहाज़ जितने भी हैं उनको कहा गया है कि अब आप तेल की रसाई जो है वो पहुंचाएं, इंजन स्टार्ट करें। तो तय है कि 19 तारीख के बाद जो ये MOU साइन होगा इसमें पाकिस्तान भी होगा और इसका नाम भी इस्लामाबाद टॉक दिया गया है। यहाँ पर इबाम यूँ भी था कि हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी और BJP की सरकार इस बात पर खुश हो रही थी कि शायद अब पाकिस्तान से ये गेम हाथ से निकल चुका है, मगर पाकिस्तान अभी भी इस सालिसी की किरदार में अहम किरदार अदा कर रहा है। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।